देखिए, चंद्रबाबू नायडू पर जो दबाव बना रहे थे, जो मौलाना बार बार कह रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू अपना स्टैंड क्लियर करें, चंद्रबाबू नायडू ने वो कदम उठाया है कि सीधा मैसेज मेरे ख्याल में विपक्ष को भी पहुंच चुका है, मौलानाओं को भी पहुंच चुका है। लेकिन कैसे केंद्र सरकार जिस रास्ते पर चल रही है, क्योंकि ये कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड जो है वहां पर देखिए जो मुस्लिम हैं, जो गरीब मुस्लिम हैं या शिया हैं या बोहरा समुदाय के लोग हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाता है, उनका प्रतिनिधित्व नहीं होता। जो एक तरह से जो टॉप रेटेड लोग हैं उन्हें जगह मिलती है और वो मनमानी करने लगते हैं, और ऐसे में ये लोग प्रताड़ित होते हैं। ये बदलाव की मांग कर रहे थे और उस बदलाव का केंद्र सरकार जैसे समर्थन कर रही है, केंद्र सरकार जैसा फैसला ले रही है, वैसा ही नायडू लेने के लिए तैयार हैं। ये कम से कम ये समझ में आ रहा है। चलिए जरा हम आपको समझाते हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। वक्फ बोर्ड के काम को देखिए सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया, संपत्तियों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करने का फैसला लिया, और यही वजह कि संशोधन का ख्याल आया और उस पर काम भी किया गया। डिजिटलीकरण और पारदर्शिता पर जोर दिया गया कि डिजिटली सब काम हो, एकदम ट्रांसपेरेंसी रहे, मनमानी ना चले, कोई भी ऐसा ना हो कि किसी जमीन पर पहुंच के अपना दावा ठोक दे और उसकी हो जाए। अवैध कब्जे वाली संपत्तियों को वापस लाने की भी तैयारी इसमें थी। और आंध्र प्रदेश सरकार, देखिए अभी तक हम आपको बता रहे थे कि केंद्र सरकार किस नक्शे कदम पर चल रही थी, जो फैसला लिया संशोधन का, आंध्र प्रदेश सरकार भी उसी रास्ते पर कैसे चलती दिखाई दे रही है कि बोर्ड की निष्क्रियता से संपत्तियों को नुकसान पहुंच रहा था, क्योंकि बोर्ड भंग हो रहा था, बोर्ड का काम ठप था। ऐसे में नई प्रक्रिया के तहत राज्य वक्फ बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसमें कानूनी मापदंडों के आधार पर काम होगा, गठन भी उसी आधार पर होगा, और नया बोर्ड बनाने तक राज्य सरकार कम से कम जो वक्फ की संपत्तियां हैं उनकी सुरक्षा भी करेगी, उनका मैनेजमेंट भी देखेगी, ऐसे में कोई गलती नहीं होगी, ये सुनिश्चित करना चाह रही है नायडू सरकार। और ये सब कुछ वैसा ही लग रहा है जैसा कि केंद्र सरकार के संशोधन बिल के तहत होना है, तो लग सब कुछ एक जैसा रहा, और ये एक सीधा सीधा मैसेज भी है, इस सीधा मैसेज भी है। लेकिन आपको बताते हैं संसद में इसको लेकर, क्योंकि चर्चा जब इस पर होती है, जब भी वक्फ पर चर्चा होती है, आपने देखा होगा पिछले दिनों में कितने बयान वक्फ संशोधन बिल को लेकर आते रहे, कितना हो हल्ला होता रहा, हंगामा होता रहा, उसको नया एंगल देता यहाँ पर लोग दिखाई दिए। आपको याद होगा QR कोड तक दिए गए लोगों को, आम मुस्लिमों के बीच वो QR कोड यहाँ चुनावों के दौरान महाराष्ट्र में भी देखने को मिला कि कैसे स्कैनर लगाए जा रहे थे कि आप विरोध करिए, तमाम चीजें हो रही थी। लेकिन आपको बताएं अल्पसंख्यक जो मंत्री हैं वो खुद आए और उन्होंने क्लियर करने की कोशिश की, जितनी हवाओं में चर्चा चल रही थी उसे साफ करने की कोशिश सदन के अंदर की। वक्फ बोर्ड की 58,929 संपत्तियों पर अतिक्रमण है, ये अभी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सिर्फ कर्नाटक में ही अगर आपको हम बताएं तो 869 वक्फ संपत्तियां जिन पर अवैध कब्जा है, समझ रहे हैं आप। और वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता ना होने की वजह से बहुत बड़ी गड़बड़ी है कि इस पर कोई अपना क्लैरिटी नहीं हो पाती है, कोई कदम नहीं उठाया जा पाता, क्योंकि सब कुछ ट्रिब्यूनल के अंदर ही होता है। वक्फ बोर्ड में रसूखदार लोगों की एंट्री से जो आम मुस्लिम है वो परेशान है। कौड़ियों के भाव में वक्फ की जमीन लीज पर दे दी जाती है और गरीब मुस्लिमों को ऐसे में लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनको फायदा नहीं मिल पा रहा है। वक्फ बोर्ड के रेवेन्यू पर भी पारदर्शिता नहीं है और इसीलिए प्रश्न खड़े हो रहे हैं, क्योंकि देखिए ऐसे में आपको बताएं इस वक्त देश में 30 ऐसे वक्फ बोर्ड हैं जिनका रेवेन्यू आता है। अगर रेवेन्यू का आंकड़ा हो, अगर रेवेन्यू का हिसाब किताब हो तो फायदा हो सकता है मुस्लिमों को, उन तक ये पैसा पहुंच सकता है, उन तक ये चीजें पहुंच सकती हैं। लेकिन ये कुछ नहीं होता है, क्लैरिटी नहीं होती और ऐसे में सारे पैसों की घपलेबाजी हो जाती है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। अगर चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी न होती और उधर नीतीश कुमार की बैसाखी न होती तो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना सकती। दिल्ली में मुस्लिमों की भीड़ जुटाकर मौलाना मदनी ने एनडीए में शामिल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को वक्फ संशोधन बिल का समर्थन न करने की धमकी दी थी। मदनी ही नहीं, विपक्ष में बैठे कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने केंद्र सरकार को अस्थिर करने की मंशा के साथ ही एनडीए के सहयोगी दलों को चेताया था। लेकिन आंध्र प्रदेश सरकार के एक फैसले ने ऐसे मौलानाओं को जवाब दे दिया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड को भंग कर विपक्ष को यह बता दिया है कि वक्फ बोर्ड में मनमानी और वक्फ बोर्ड की दादागिरी अब नहीं चलेगी। दरअसल जगन मोहन सरकार ने आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड में मनमाने तरीके से नियुक्तियों को अंजाम दिया था। इन नियुक्तियों के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड अध्यक्ष चुनाव पर मार्च 2023 में रोक लगा दी। इस रोक के बाद से ही वक्फ बोर्ड पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया था, जिससे वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण का खतरा बढ़ गया था। साथ ही वक्फ के रेवेन्यू पर भी असर पड़ रहा था। यही वजह है कि चंद्रबाबू नायडू सरकार ने
पिछली सरकार के सभी आदेशों को वापस लेते हुए वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया। जिस तरह से केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड में फैली गड़बड़ियों को दूर कर पारदर्शिता लाना चाहती है, वैसे ही नायडू सरकार भी वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और वक्फ का काम सुचारू रूप से चलाने पर जोर दे रही है। नायडू ने अपने इस फैसले से ये भी साबित कर दिया है कि वक्फ बोर्ड में सुधार के लिए जो भी मुमकिन फैसला होगा, उनकी सरकार वो जरूर लेगी। नायडू सरकार के इस फैसले से विपक्ष के अल्पसंख्यकों को बरगलाने वाली साजिश पर रोक लग गई है, क्योंकि इस फैसले से एक बार फिर आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड में नई नियुक्तियां होंगी। जिन कानूनी मापदंडों को जगन सरकार ने दरकिनार कर दिया था, उसे अमल में लाया जाएगा। साथ ही शिया और सुन्नी समुदाय के विद्वानों को प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब वक्फ को लेकर देखिए फैसला तो होना ही है और चंद्रबाबू नायडू ने इंडिकेट कर दिया है कि वो किस तरफ हैं। ऐसे में विपक्ष को कम से कम अभी समझ जाना चाहिए कि सब एक मत हैं एनडीए में, दबाव बनाने से कुछ नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की अब बात करेंगे। अब बात करने वाले संभल के 48 साल पुराने के ऐसे इतिहास की जो आपने अब तक नहीं सुना होगा, जिसकी कहीं ना कहीं दर्द की कहानियां अब तक सामने आती हैं, बात उसकी करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का संभल इलाका, 28 फरवरी 1976। वो तस्वीरें आज भी उन लोगों के जहन में कैद हैं, क्योंकि उस समय जब हिंसा फैली थी हत्या के आरोप के बाद, तो शहर भर में जमकर तांडव मचा था। मुस्लिम की मौत की अफवाह फैली, 10,000 की भीड़ इकट्ठा हो गई। 24 हिंदुओं को उन्होंने टायर से बांधकर जिंदा जला दिया। हिंदू मोहल्लों पे अटैक किया। प्रशासन का सहयोग कम था उस समय। देखिए, सर्वे के दौरान 24 दिसंबर को नवंबर को माफ कीजिएगा, जो आपने देखा उससे बहुत अलग तस्वीर, उससे बहुत अलग स्वरूप, उससे ज्यादा भयानक स्वरूप था 1976 और 1978 के उस संभल का, जब इस तरह के दंगे भड़के कि 1 महीने तक के लिए कर्फ्यू लगाना पड़ा था, जहां 23 हिंदुओं को जला दिया गया था। वो कहानी जो किसी ने आपको नहीं बताई है, आज हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि उसके बाद संभल की फिजा बदल गई। वहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए और मुस्लिम बहुसंख्यक हो गए, और उसके बाद मुस्लिमों में यहां दबदबे की लड़ाई छिड़ी, तुर्क और पठान की लड़ाई छिड़ी, जिसकी वजह से संभल उस दिन 24 तारीख को जलता दिखाई दिया। चलिए सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर हुआ क्या था। 48 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिस जख्म के निशान आज भी संभल की आत्मा पर हैं। आपके सामने वो जानकारी सबसे पहले रखने वाले हैं। हुआ क्या था देखिए, 24 तारीख 2024 जब सर्वे का दूसरा दौर था। 19 तारीख को सर्वे हुआ था जामा मस्जिद को लेकर, जिसे हरिहर मंदिर कहा गया, और उसको लेकर कोर्ट में मामला गया। सर्वे हुआ तो संभल में 24 तारीख को हिंसा भड़क गई। अफवाह के दम पर यह हिंसा भड़की, और ऐसा ही कुछ 28 फरवरी 1976 को उस वक्त के संभल में हुआ था। तब भी हिंसा भड़की थी और अफवाह की वजह से ही भड़की थी। और इस बार जब 24 तारीख को आपने दंगों जैसी तस्वीरें देखी तो 5 मुस्लिमों की मौत हो गई। लेकिन 1976 में 1 महीने तक कर्फ्यू लगाया गया था। इस तरह के हालात हुए थे कि तत्कालीन मुख्यमंत्री को आना पड़ा था, और तब जाकर हालात यहाँ पर कहीं ना कहीं नियंत्रित हुए थे।